आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। आखिर राव जी की गैर की जानकारी के लिए इतिहास के पन्नों की बात करते हैं तो बिल्कुल निराले वो रूप जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जहां गहलोत परिवार का ये जो बड़ा बेड़ा, जहां आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पानी कल कल बहता हुआ नजर आ रहा है। और डॉक्टर अशोक जी गहलोत साहब हमारे साथ हैं, विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी रखते हैं और हम राव जी की गैर के बारे में जानना चाहेंगे और खासतौर से उस जगह पर जहां से राव तैयार होकर के इस गैर के माध्यम से मंडोर तक जाता है। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। जानना चाहेंगे कि ये जो राव जी की गैर का जो इतिहास है और इस बार जब 633वां वर्ष है तो ये इतिहास आखिर क्या है? देखिए, राव महोत्सव जो है एक विजय दिवस के रूप में उसमें मनाया जाता है। तो आज से 633 साल पूर्व यहाँ ऐबक का थाना लगा था, जो तुर्क था ऐबक, शेरशाह सूरी का थाना बोल सकते हैं उसको, उनका शासन था। तो वहाँ एक चौकी थाना लगा हुआ था। तो यहाँ के इससे पहले जो यहाँ परियारों का शासन था मंडोर में। तो परियारों की एक शाखा जो है, इंदा शाखा है, वो बालेसर से भी है। तो यहाँ के परियारों ने बालेसर के परियारों से मदद मांगी, तो उनके बायपे में थे वो। तो वहाँ के परियारों के जो प्रधान थे, वीर शिरोमणि राव हेमा गहलोत, जो हमारे पूर्वज थे आदरणीय, तो उनसे मदद मांगी। तो वहाँ से वो एक टुकड़ी लेके यहाँ मंडोर आए। मंडोर में उनके पहले से ही कुछ वंशज जो थे, राव शिरोमणि वीर शिरोमणि राव हेमा गहलोत के जो वंशज पूरे पहले से ही मंडोर में बसे हुए थे। तो यहाँ से क्या है कि पहले से ही जो मंडोर ये अपने होली के दूसरे दिन जो यहाँ से गेरे जाती थी, वो जो काला गोरा भैरू का स्थान है और गणेश जी का स्थान है, वहाँ पे पूजा करने के लिए जाती थी राव होली के दूसरे दिन। तो उन्होंने यहाँ के जो उनके वंशज थे, उनके परिवार के थे, हेमा जी गहलोत के परिवार के, तो उनसे बात की कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग, क्योंकि उनकी टुकड़ी छोटी थी, वही 500 सैनिकों की उनकी टुकड़ी थी। तो एक विचार आया कि ऐसा क्या मतलब रणनीति हम लोग रचें, जैसे सेना पे हम लोग वहाँ जो सेना लेके जाए और ऐबक का जो थाना था उस पर कब्जा कर सके, तुर्कों के थाने पे। तो ये योजना उन लोगों ने तैयार की। तो यही जगह थी, इसी जगह पे जो है तय किया गया कि भाई हम लोग एक ऐसी कूटनीति रचेंगे, ऐसा छद्म युद्ध करेंगे जिससे क्या है हम लोग वहाँ जो मंडोर पे कब्जा कर सके। तो सैनिकों की संख्या कम होने के कारण छद्म युद्ध करना जरूरी था, क्योंकि इससे पहले अगर मान लो पहले से ही अगर उनको सूचना मिल जाती कि भाई ये लोग यहाँ कब्जा करने वाले हैं, तो शेरशाह अपनी जो अतिरिक्त टुकड़ी थे वो वहाँ भेज देता सहायता के लिए। तो वो स्थिति वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ शासक था ऐबक, उसको सूचित किया कि भाई होली के दूसरे दिन जो है यहाँ के जो माली समाज है उनको उनका एक पारंपरिक जो है गेरे आती है, वो काला गोरा भैरू के दोग लगाने के लिए। तो वो हम लोग परंपरा रूप से आते हैं तो वो गेरे लेके आएंगे। तो साथ में उन्होंने एक और सूचना दे दी कि जो नई फसल निकलती है गेहूं की, उसके पूड़े जो है वो उमियों के साथ, मतलब पूड़े जो है वो भैरू जी के सामने से निकाल के फिर लेके जाते हैं। उससे क्या है कि हम लोगों की फसल दूसरे साल अच्छी होगी। तो उसने एक साथ एक सूचना और भी दे दी। तो यहाँ से 100 जो बैलगाड़ियां थी, 100 बैलगाड़ियों में हर एक बैलगाड़ी के अंदर 5 सैनिक अपने हथियारों के साथ छुपे और उनके ऊपर गेहूं के पूड़े डाल दिए, क्योंकि अब गेहूं की फसल की कटिंग की तैयारी होती है इस मौसम में। तो सारे गेहूं के पूड़े ऊपर डाले और साथ में जो पूर्व में जो गेरे नाचने वाले थे, जो गेरे तो पहले से ही निकल रही थी, 633 साल पूर्व भी गेरे यहाँ से निकल रही थी, लेकिन राव नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने क्या है वो सारे पूड़े उसके पे डाले और अंदर सैनिक छिप गए। जब द्वार के अंदर एंट्री होती है तो कोई भी चीज की चेकिंग होती है, तो वहां पे उनकी चेकिंग हुई। चेकिंग में क्या गया, उन्होंने जो है पूड़ों के अंदर भाले डाल डाल के गोप गोप के चेक कर रहे थे। तो सैनिकों को यह समझाया गया था कि आप जब भाला अंदर आए तो उसको पहुंच देना, इससे क्या है भाला बाहर आएगा तो उसमें क्या है उसको ब्लड नहीं दिखेगा, रक्त नहीं दिखेगा, तो मालूम चल जाएगा अच्छा ठीक है। अगर रक्त दिखता तो मान लो इंसान है। तो कुछ सैनिकों के भाले भी लगे, लेकिन महादेव का नाम लेके उन्होंने इसको भी सहन कर लिया और वो भाले पूंछ के ऐसे बाहर निकाले। और फिर क्या हुआ कि अंदर की तरफ प्रवेश करके एकदम से सारा
हमला किया और हमला करने के बाद राव हेमा गहलोत ने मंडोर दुर्ग विजय किया। मंडोर दुर्ग विजय करने के बाद वो नीचे आए, काला गोरा भैरू को धोख लगाई और फिर नागकुंड में जो है स्नान, पहले स्नान किया, फिर काला गोरा भैरू के धोख लगाई। और वो जो प्रक्रिया है वो आज भी विजय दिवस के रूप में दोहराई जाती है। उसी के एवज में फिर जो परिवारों के जो जवाई थे राव चुंडा, बोलते हैं ना भाई चुंडा ने चुंडो दहेज में उनको मिली, चुंडा चबड़ी छड़ी दहेज में मिली थी उनको। तो परिवारों ने दहेज में मारवाड़ दिया था, मंदोर दिया था उनको। तो उनके जो जवाई थे राव चुंडा, उनको बुलाया कि भाई आप ऐसा कीजिए, अपना शासन यहाँ स्थापित कीजिए, हम आपको दहेज में मंडोर देते हैं। तो राव चुंडा आए और जो वीर शिरोमणि राव हेमा गहलोत है, उन्होंने उनका राज तिलक किया, उनको गादी पे विराजमान किया। उसके एवज में उनकी खुशी में पुरस्कार स्वरूप जो राव चुंडा ने यहाँ 500 हल जोतने जैसी जमीन यहाँ मंडोर में दी। आप आज भी देख सकते हैं यहाँ 2-3 किलोमीटर तक केवल माली समाज है, सैनिक क्षत्रिय माली समाज है। अब आज भी प्रमाण है इसका, मतलब पर्तक ने क्या है, प्रमाण दी दरकार, कांदारा छूत का उतार, आकार में निराकार। तो यहाँ प्रत्यक्ष है कि भाई यहाँ पे जितने माली कम्युनिटी बदी हुई है मतलब बसी हुई है, वो सारी मतलब 500 हल जो जोतने की जमीन है उस पर बसी हुई है। बिल्कुल, यहाँ बहुत से बेरों की जो गैरें आती है और वो एक साथ होकर के जाती है, इसको भी जानना चाहेंगे। मैं पहले अपनी पूर्व बात पूरी कर लेता हूँ। फिर उन्होंने जो है अधिकार दिया, उसके अलावा एक अधिकार और प्रदान किया कि एक दिन का प्रतीक रूप में राव राजा बनने का अधिकार प्रदान किया उन्होंने कि भाई आप और आपके जो वंशज है, उन्होंने राव हेमा गहलोत को चुंडा ने ऐसा बोला कि आप और आपके जो वंशज है इसी दिन, होली के दूसरे दिन, ये मंडोर विजय दिवस के रूप में मनाएंगे और इसको राव महोत्सव भी कहा जा सकता है। और एक दिन का प्रतीक रूप में राव राजा बनने का जो है राव हेमा गहलोत को अधिकार प्रदान किया। उसी के बाद से परंपरा स्वरूप जो है 633 वर्ष पूर्व से इसका नाम राव महोत्सव पड़ गया। पहले गैर महोत्सव था, पहले गैरे जाती थी नॉर्मल, फिर उसको एक अभी वर्तमान में भी वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। वैसे ही वीर शिरोमणि राव हेमा गहलोत ने अपने शरीर पे सारे वो बांधे थे, फल फूल वगैरह पत्तियां बांधी थी, वही जो तैयार होना, घेरिया बनना, वो सारी प्रक्रिया जो है वो पूर्व में जैसे हुआ था वैसे ही अभी प्रतिवर्ष होली के दूसरे दिन दोहराई जाती है। और यहाँ अब बैलगाड़ियां या वो तो नहीं ले जाते, लेकिन गेरों के रूप में वो विजय दिवस के रूप में सारे अपने डंडे वगैरह, एक जैसे सैनिक चलते हैं ना, सैनिकों की तरह सारे जाते हैं और वहाँ नागकुंड में स्नान करके, और जो राव राजा है नागकुंड में स्नान करता है और वहाँ डोलची मतलब होली खेलते हैं और काला गोरा भैरू को धोख लगा के फिर वापस आते हैं। बिल्कुल, ये जो हमें देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े घूघरे, और ये घूघरे जो है वो किसके प्रतीक है? देखिए, ये इन जो घूघरों की जो साइज है, इन घूघरों को भैरू घूघरा बोलते हैं। आप राजस्थान में कहीं पे भी चले जाइए, कुछ एमपी में भी है, कुछ दूसरी जगह भी है, लेकिन वो लोग हैं जो यहाँ से गए हैं मारवाड़ से, जो मारवाड़ी है। आप किसी के भी ये घूघरे पहने देखेंगे ना, इनको भैरू घूघरा बोलते हैं, इनका नाम ही भैरू घूघरा है। जो भैरू की उपासना के लिए जो नृत्य करते हैं और जो पुजारी होते हैं नृत्य करते हैं, वो भैरू घूघरा पहनते हैं। वो कमर के भी बांधते हैं, यहाँ पे भी बांधते हैं बड़े बड़े, वो सारा भैरू घूघरा। तो कल की क्या खास बात रहेगी आपके यहाँ के गैर की? खास बात तो ये है कि सारा सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना है ये राव। इसमें कहीं भी पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होता है। पुलिस हमेशा उसी जगह पे जाती है जहाँ विवाद होने का डर रहता है। अभी इतना बड़ा अगर सामाजिक स्तर पे कोई मेला लग रहा है तो लाजमी है प्रशासन अपनी तरफ से व्यवस्था करता है, लेकिन कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि भाई राव में किसी का हस्तक्षेप करे। वो अपना ड्यूटी करते हैं। यहाँ के समाज की एक पूर्व नियोजित एक व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था के अनुसार राव सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ से रवाना होकर मंडोर कुंड की ओर प्रस्थान करता है। कितने लोग करीब आ जाते हैं? मान के चलिए 1.5 से 2 लाख के लोग आसपास आ जाते हैं, काफी दर्शक भी रहते हैं। और मंडोर जो राव बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि राव राजा की चयन की जो प्रक्रिया है वो 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। राव राजा चयन की प्रक्रिया में यहाँ के जो आमली बेरा के हेमराज जी के परिवार के जो वंशज है और जो संतोष सिंह चिलाराम जी के वंशज है, उनके द्वारा संतोष सिंह जी गहलोत और सवाई सिंह जी द्वारा साल दर साल, मतलब 1 साल सवाई सिंह जी करते हैं और 1 साल संतोष सिंह जी करते हैं।
तो वो लोग 1 महीने पहले जो नवविवाहित युवक होता है खोखरिया बेरा का, खोखरिया बेरा जो है हरकावत गहलोत नख होता है। तो राव वीर शिरोमणि राव जी हेमाजी गहलोत जो है हरकावत नख से थे, तो उन्हीं के जो वंशज है वो खोखरिया बेरा वाले हैं। इससे पूर्व राव बनने का जो अधिकार था वो फुलबाग के पास था, लेकिन कुछ कारणोंवश फुलबाग ने जो खोखरिया बेरा को ये राव बनने का अधिकार प्रदान कर दिया। उसके बाद से सारा खोखरिया बेरा के जो नवयुवक होते हैं और जिनकी नई नई शादी हुई होती है पिछले वर्ष में होली से पहले, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए वो देख लेते हैं कि 4-5 नवयुवकों की शादी हुई है, उनको वो मतलब 1 महीने पहले से वॉच करना शुरू कर देते हैं। कौन नाचने की योग्य है, कौन इस पद के लिए योग्य है, वो सारी योग्यताएं उनके अनुसार उनकी लिस्ट बनाई हुई है। उस योग्यताओं को मद्देनजर रखते हुए वो सारी मतलब पूरी तैयारी करते हैं, और उनका जो आमली बेरा के एक पूरा ग्रुप है वो यहाँ पे उसके लिए चयन के लिए यहाँ पर खड़ा रहता है। बिल्कुल, तो चयन तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा, क्योंकि वो तो कल ही पता चल पाएगा कि इस बार का राव कौन होगा। जी, वो तो अभी सारी सामाजिक व्यवस्था है और वो अपने दिमाग में ही रखते हैं, किसी को बताते नहीं है भी कौन राव बनने वाला है। वो तो यहाँ पे जो अमली बेरा के मंडली होती है वो उनको पूर्व सूचित कर दिया जाता है, वो उनके उसके अनुसार ही उसी व्यक्ति को अंदर खींचते हैं जो राव बनने के योग्य होता है। बाकी सारी व्यवस्थाएं जो है समाज के हिसाब से चलती है, और राव बनने के लिए ठोकरिया और मंडावता बेरा की गेर जो है बवाला बेरा, बिहाली बेरा, गोपी का बेरा, बाबा कॉलोनी, गोपी का बेरा में एक सती माता का मंदिर है, वहाँ पे पहले जो सारे नवयुवक जो राव बनने वाले होते हैं वहाँ धोख लगाते हैं, चाहे 4 कैंडिडेट हो चाहे 5 हो, वो सारा धोख लगाते हैं। पूरा जो दोनों घेरे होती है, मंडावता घेरा की, मंडावता बेरा और ठोकरिया बेरा की दोनों घेरे होती है, उन सबके लोग वहाँ सती माता के स्थान पर धोख लगाते हैं। फिर वो यहाँ से आगे होते हुए फुलबाग होते हुए यहाँ फतेहबाग होते हुए ये राव राजा तिलक स्थल बोलते हैं इसको, श्री संतोष सिंह जी का बेरा है ये। और ऐसा अमली बेरा प्रॉपर तरीके से अमली बेरा यही है। हम जो बेरा बोलते हैं ना, बेरा का मतलब होता है कुआ होता था, मतलब हर कुएं के आसपास जो जमीन होती थी वहाँ अब लोग बस गए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ मंडोर में सब बेरा ही बोलते हैं। तो 8 बेरों की ये घेर रहती है, प्रॉपर रूप से 8 बेरों की है, लेकिन उसके बाद जैसे परिवार बढ़ते गए तो कुछ बेरे इंक्लूड होते गए, तो 8 बेरों की घेरों में रहता है। फिर फुलबाग होते हुए राव जो है खोखरिया बेरा की घेर, मंडावता बेरा की पहले घेर आती है, उसके पीछे खोखरिया बेरा की घेर चलती है। तो मंडावता बेरा की घेर यहाँ से निकल जाती है, आगे जो श्री संतोष सिंह गहलोत चौक है वहाँ पे जो है सारे मंडावता बेरा और वो सारी गिराती है। उनसे पूर्व पहले सबसे पहले यहाँ जो चयनकर्ता होते हैं अमली बेरा वाले, सबसे पहले उनकी घेर आती है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ बड़ा बेरा की घेर आती है, और उसके बाद जो है वो ये खोखरिया बेरा और सबसे पहले मंडावता बेरा, फिर खोखरिया बेरा की घेर आती है। मंडावता बेरा वाले आगे चले जाते हैं, फिर यहाँ से जो एंटर होते समय खोखरिया बेरा वालों की घेर आती है। उनमें से वो लोग चयन करता है, वो राव को जो बनने वाला राव होता है उसको ले लेते हैं, बाकी खोखरिया वाला जो लोग होते हैं वो आगे चले जाते हैं। और फिर यहाँ जो अमली बेरा की परियार परिवार है वो क्या है, यहाँ पे जो है राव को सजाने का काम करता है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें भी कुछ परिवार है, उनको ये अधिकार प्रदान है कि वो राव को तैयार करने के पूर्ण जिम्मा उन्हीं का होता है। क्योंकि राव राजा को तैयार करके जिस समय रवि शिरोमणि राव हेमा गहलोत थे, तो उनको कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित जो किया था, तैयार किया था, वो परिवारों ने किया था। तो अभी भी उनको तैयार करने का काम परिवारों का ही है, परिवार वंशज ही तैयार करते हैं उनको। तो परिवार वंशज सारा उनको फूल लगाना, ऊपर लगाना, जो भी है एक मुसल प्रदान करते हैं जो अभिमंत्रित होता है, वो मुसल लेके फिर डांस करते हुए उसको सारा कलर से रंगा जाता है। और सबसे बड़ी बात आप एक विशेषता देखिए राव की, राव के अंदर किसी प्रकार का गुलाल नहीं उड़ाया जाता, किसी के रंग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि रंग केवल राव के लगता है, रंग केवल राव के ही लगता है। आप कोई भी राव उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी आपको रंगा हुआ व्यक्ति नहीं दिखेगा, राव को बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े में दिखेगा। एक होली की सबसे बड़ी विशेषता है, दुनिया में कहीं चले जाए, लेकिन यहाँ पे होली आपको राव से पहले जितनी होली खेलनी है आप खेल लीजिए, लेकिन राव के समय कोई भी होली या रंग लगा के नहीं आएगा, और ना किसी के रंग लगेगा, ना कोई गुलाल लगाता है। राव रंग का है केवल अधिकार, रंगीने का अधिकार और रंगने का अधिकार केवल यहाँ पे राव राजा का है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अनेक बातों की जानकारी यहाँ हुई है, और ऐसी ही बातों की जानकारी कल पूरी रिपोर्ट के साथ हम आपके साथ होंगे। अशोक जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं,
और उन्होंने अपना समय दिया। इसके लिए ट्रू इंडिया परिवार पूरा उनका आभारी।